मेरा नाम सोनाली है। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं खुद को बहुत लकी समझती थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला। मेरे ससुराल में मेरे सास-ससुर और एक जवान ननद भी थी। मेरी नंद हॉस्टल में रहती थी और कभी-कभी ही मिलने आती थी। अब घर में हम 4 लोग ही बचे थे। मेरे पति मुझे मेरे मम्मी-पापा से बात नहीं करने देते थे, पर मेरे सास-ससुर बहुत अच्छे थे। ऐसे सास-ससुर मिलना किसी खुशकिस्मती से कम नहीं, पर जब मैं अपने सास-ससुर से बात करने लगती, तो मेरे पति मुझे मना कर देते थे। और खुद भी उनसे बात नहीं करते थे। मेरे पास एक से बढ़कर एक कपड़े थे, पर मेरे पति मुझे वो पहनने नहीं देते थे और जब मैं मेकअप कर लेती थी तो बोलते थे कि मेकअप मत किया करो, सिंपल रहा करो। मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी। मुझसे कहते थे कि तुम्हारे शरीर का एक भी अंग दिखना नहीं चाहिए, इसको ढक कर रखा करो और घर में कोई रिश्तेदार आए तो तुम्हें बाहर आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे मम्मी-पापा से भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनकी बातों से हैरान थी कि आखिर ये मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं। मैंने ऐसा पति पहली बार देखा था जो अपने ही माँ बाप से बात करने से मना करता हो। मेरी सास बहुत संस्कारी औरत थी और रोज मंदिर जाती थी, मुझे भी साथ जाने को कहती थी, पर मेरे पति ने साफ साफ मना किया हुआ था, इसलिए मैं उनके साथ मंदिर नहीं जाती थी। एक दिन मैं पति के मना करने के बाद भी अपनी सास के साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई, पर मेरी सास मुझे मंदिर ले जाने की बजाय एक ऐसी जगह ले गई जहाँ जाकर मेरे होश उड़ गए और फिर मुझे अपने फैसले पर बहुत अफसोस हो रहा था। मैं एक सीधी-सादी और भोली-भाली लड़की थी। मेरे परिवार वाले कहते थे कि हमारी बेटी बहुत ही सीधी है। मैं सच में बहुत ही सीधी थी। मैं कुछ नहीं जानती थी। ज़्यादा पढ़ी-लिखी भी नहीं थी। हम जिस गाँव में रहते थे, वहाँ के लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे। कहते हैं ना कि इंसान जिस माहौल में रहता है, उसी माहौल के जैसा खुद को बना लेता है। जिस गाँव में मैं रहती थी, वहाँ के सारे लोग ही बहुत सिंपल और सीधे थे। हमारे गाँव में एक सेठ जी थे जो गांव में सबसे अमीर थे। उनके यहाँ कुछ लोग मेहमान बनकर आए हुए थे। वो लोग शहर से आए हुए थे। पूरे गांव में उन लोगों की बहुत चर्चा हो रही थी। मेरा एक भाई था और वो पिताजी के साथ खेती बाड़ी किया करता था। हमारे गांव में ज्यादातर खेती बाड़ी का ही काम होता था। गांव में सेठ जी के यहाँ जो मेहमान आए हुए थे, वो हमारे गांव के सेठ जी के यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आए थे और इस तरह वो हमारे गांव में भी जगह जगह टहल रहे थे। शहर के लोग हमारे गाँव की सुंदरता देख रहे थे, उनको हमारा गाँव बहुत पसंद आया था। वो 2 लोग थे, क्योंकि गाँव के सेठ जी का एक बेटा शहर में भी पढ़ाई करता था और वह दोनों उसी के दोस्त थे। उनमें से एक लड़का था रोहित, जिसने मुझे गाँव के बाग में टहलते हुए देख लिया था। मैं वहाँ पर अपनी सहेलियों के साथ थी और खेतों में खेती के किसी काम से गई थी। मेरी उम्र 22 साल थी, जबकि रोहित की उम्र 24 साल थी। हम गाँव की लड़कियाँ इन लोगों के बारे में बातें कर रही थी कि ये शहर के लड़के हमारे गाँव में आखिर क्या करने आए हैं। फिर मुझे मेरी एक सहेली ने बताया कि सेठ जी के बेटे के दोस्त हैं और यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं और मैंने उनसे कहा कि ये लोग मुझे इतनी घूर क्यों रहे हैं। हम लड़कियों को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए हम लोग खेत से अपने घर वापस आ गए थे। हमारे गाँव में लड़कियाँ लड़कों से दोस्ती नहीं करती थी और ना ही उनसे ज़्यादा बातचीत करती थी। फिर धीरे-धीरे मेरा सामना रोहित से कई बार हुआ। रोहित को ना जाने मेरे अंदर क्या नज़र आता था कि वो मुझे बड़ी प्यार भरी नज़रों से देखा करता था। मुझे उसकी नज़रें अच्छी लगने लगी थीं। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि रोहित हमारे गाँव से अपने शहर वापस जा रहा है। मुझे इस बात पर बहुत अफ़सोस हुआ था। मैं उसे मन ही मन प्यार करने लगी थी। मैं बहुत सीधी थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा था। अगले दिन रोहित अपने शहर वापस जाने वाला था। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मेरे दिमाग में बार-बार रोहित का ख़्याल घूम रहा था। मैं आज भी खेती के काम से गई थी, जब रास्ते पर ही रोहित ने मुझे रोक लिया। मेरी सारी सहेलियां मेरे साथ थी और हमें इस तरह से देखकर वह चौंक गईं। मैं अपनी सहेलियों को देख रही थी जो रोहित की इस हरकत पर बहुत घबरा गई थी। रोहित ने सारी लड़कियों के सामने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे जाकर पेड़ों के पीछे ले गया। वहां जाने के बाद वह मुझसे कहने लगा कि देखो सोनाली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज मैं अपने शहर जा रहा हूँ। मैं यहाँ से अपने प्यार को अपने दिल में दबाकर नहीं ले जाना चाहता। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने रोहित से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। हम बहुत इज्जतदार लोग हैं। मेरे पिताजी मुझे जान से मार देंगे अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया। रोहित मुस्कुराया और कहने लगा कि मैं यहाँ के रिवाज अच्छी तरह से जानता हूँ। इतने दिनों से यहाँ पर रह रहा हूँ। इस गांव के रीति रिवाज ही जानने के लिए आया था और यहाँ रहते हुए मुझे गांव के हर इंसान के बारे में खबर हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ ही मुझे तुमसे भी प्यार हो गया है। तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। वहाँ शहर में मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ, मेरी एक बहन भी है। वहाँ सब लोग तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। रोहित की बात सुनकर मैं घबरा गई थी। वह मुझे भाग चलने के लिए कह रहा था। मैं
ऐसे अपने माता-पिता की इज़्ज़त को रौंद कर नहीं जा सकती थी। मैंने उसे कहा कि तुम बात करके देखो, क्या पता पिताजी मान जाएँ। उसने कहा ठीक है। मेरे पिताजी पुरानी सोच रखते थे, इसलिए जब रोहित ने उनसे रिश्ते की बात की तो पिताजी ने साफ-साफ इनकार कर दिया और रोहित से हाथ जोड़कर जाने को कह दिया। उसके बाद रोहित एक दिन फिर मेरा रास्ता रोककर मुझे कहने लगा कि तुम्हारे पिताजी ने तो साफ-साफ मना कर दिया। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हम भागकर शादी कर लेंगे, फिर वापस आकर माफ़ी माँग लेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? क्योंकि मुझे ऐसा करना गलत लग रहा था। मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रही थी, उधर मेरी सहेलियाँ हम लोगों को बड़े गौर से देख रही थी कि ना जाने हम दोनों के बीच एक क्या बात चल रही है। मेरे यहाँ पर रहते हुए ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही थी, लेकिन मेरे दिल में रोहित के लिए अरमान जाग रहे थे। एक तरफ से तो मैं रोहित को नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि रोहित देखने में बहुत स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था और अमीर परिवार से था, और दूसरी तरफ मेरे माता-पिता जिन्होंने मुझे बचपन से ही इतना प्यार दिया था, मैं उन लोगों को भी छोड़कर नहीं जा सकती थी। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर रोहित ने मेरी तरफ देखकर कहा कि तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुम्हारे पेरेंट्स हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। जब शादी हो जाएगी तब हम लोग यहाँ पर आएँगे, तो तुम्हारे पेरेंट्स खुशी-खुशी मान जाएँगे। शादी करने के बाद कोई भी माता-पिता अपने बच्चों से नाराज़ नहीं रहते, और फिर नाराज़गी भी कुछ ही दिनों की होती है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। रोहित की बात मेरे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई थी, इसलिए मैंने ठान लिया था कि मैं अभी और इसी समय रोहित के साथ चलती हूँ। बाद में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत सीधी थी और आज यही सीधापन मुझे ले डूबा था। मैं अपनी सहेलियों की नज़र से बचकर पेड़ों के पीछे से रोहित के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर शहर भाग आई थी। रोहित के बाकी के दोस्त पहले ही जा चुके थे। जब गाँव में ये खबर फैल गई तो ना जाने वहाँ के लोगों का और मेरे माता-पिता का क्या रिएक्शन हुआ था। रोहित के दोस्त ने उसे बता दिया था कि गाँव वालों को पता लग गया है कि मैं सेठ जी के बेटे के दोस्त के साथ शहर भाग आई हूँ, लेकिन हमारे गाँव से कोई भी लड़की अगर भाग जाती थी तो वह दोबारा गाँव में कदम नहीं रख सकती थी। मेरे माता-पिता की गाँव में बहुत बेइज़्ज़ती हुई, इसलिए मेरे घरवालों ने मुझे ढूँढने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन वो लोग मुझसे बहुत नाराज़ थे। उन लोगों ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला कर लिया था। ऐसा करने पर मेरा दिल तो बहुत दुखा था, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को शहर में जाकर शुरू करना चाहती थी। रोहित के माता-पिता ने भी मुझे स्वीकार कर लिया था। उन लोगों को मैं बहुत पसंद आई थी, मैं बहुत सुंदर थी, इसलिए उन लोगों ने रोहित से कुछ नहीं कहा था और खुशी-खुशी मेरे उसके साथ शादी करवाकर मुझे अपने घर की बहू बना लिया था। लेकिन मैंने नोटिस किया था कि रोहित के माता-पिता बहुत अच्छे थे, रोहित से बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। उसकी एक जवान बहन भी थी, वो बाहर पढ़ाई कर रही थी। रोहित मेरे सास-ससुर में से किसी से भी कोई बातचीत नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि उसकी बहन से मैंने कॉल पर बातें करते हुए भी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि वह उनसे नाराज़ है, जबकि नाराज़ तो उसके मम्मी-पापा को होना चाहिए था। फिलहाल मेरी ज़िंदगी मेरे ससुराल में बहुत अच्छी गुज़र रही थी। रोहित मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे यहाँ पर आए हुए 2 हफ्ते बीत गए थे। रोहित मुझे अभी तक कहीं पर लेकर भी नहीं गए थे। एक दिन मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी कि कल हमारे रिश्तेदारों के यहाँ शादी है। कल तुम तैयार रहना, हम सब लोग वहाँ पर शादी में जाएँगे। मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मेरी सास ने मुझे मुँह दिखाए में बहुत सारी ज्वेलरी गिफ्ट की थी। अभी तक मैंने उनको पहना भी नहीं था। मैं बहुत खुश हो रही थी कि कल जब हम लोग शादी में जाएँगे तब मैं ये सब पहन लूँगी। मैं चाहती थी कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर लगूँ। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी मुँह दिखाई पर दी जाने वाली सारी ज्वेलरी और मेरे पति ने जो मुझे शादी की पहली रात डायमंड की अंगूठी गिफ्ट की थी, वो सब पहन कर जाऊँगी। पूरी शादी में किसी के भी पास इतनी अच्छी और महँगी ज्वेलरी नहीं होगी। वहाँ पर तो मेरी खूब तारीफ़ होगी। फिर अगला दिन भी आ गया था। तैयार होने के बाद में जैसे ही वह ज्वेलरी पहनने लगी, तो उसी टाइम मेरा पति कमरे के अंदर आ गया और देखते ही हैरान होकर मुझ पर चिल्लाने लगा, कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सोनाली? ये सब तुमने क्यों पहन रखा है? सारी ज्वेलरी जल्दी से उतारो। मेरा पति बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर तो मैं हैरान रह गई थी कि इसमें ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने ज्वेलरी ही तो पहनी थी, कोई गलती तो नहीं की थी जो मेरा पति अचानक इतने गुस्से में आ गया था। मैंने अपने पति से कहा कि आखिर इतना गुस्सा होने वाली भी क्या बात है? मेरे पति एकदम नरम हो गए थे और कहने लगे कि तुम्हें पता तो है कि आजकल के हालात कैसे हैं, तुम कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर चली जाओ। मैंने अपने पति को मासूम नज़रों से देखा और कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आज हमें शादी में जाना है, वहाँ पर मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर जाऊँगी तो मेरी कितनी बेइज़्ज़ती होगी, जबकि सबको पता है कि मेरी शादी कितने अमीर आदमी से हुई है। रोहित कहने लगा कि तुम समझ नहीं रही हो, मैं नहीं चाहता कि कोई ये ज्वेलरी देखे, क्योंकि ये बहुत महँगी हैं और किसी की भी नीयत इन पर खराब हो सकती है।
तुम मेरी बात को मानो, ये जेवर पहनकर मत जाओ। मैं अपने पति की बात किसी भी हालत में नहीं मानना चाहती थी, मगर उन्होंने जबरदस्ती मेरे हाथ से वो सारे जेवर छीन लिए और कहने लगे कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात याद रखो, जब भी तुम घर से बाहर निकलो तो तुम कभी भी किसी भी फंक्शन या किसी भी मौके पर इन जेवर को नहीं पहनोगी। यह मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ। मेरा पति ये कहकर कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं तो उलझन में फंस गई थी कि आखिर रोहित ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वह कहीं कंजूस तो नहीं, वैसे तो वह काफी अमीर हैं और हर दिन मुझे सोने या हीरे की कोई ना कोई चीज देते रहते हैं। मेरी शादी को भले ही अभी 2 हफ्ता हुआ था, लेकिन इन 2 हफ्ते में मेरे पति ने मुझे काफी सारे जेवरात दे दिए थे, जबकि मेरी सास ने मुझे अपने खानदानी जेवर दिए थे। जब दूसरों को दिखाने की बात और अपना स्टेटस शो करने की बात होती तो मेरा पति मुझे मना कर दिया करता था। हालांकि मैंने कई बार कहा कि मुझे कहीं जाने पर तो ये सब कुछ पहनने दिया करो, लेकिन वह नहीं मानता था। कहता था कि ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए हैं और ये तुम सिर्फ घर में ही पहनोगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। मेरी नई नई शादी थी और मैं अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैंने उसके कहने पे आकर शादी की थी। वो एक अच्छा इंसान था। उसने कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। मैं तो उसको भी पूरी तरह से नहीं जानती थी और ना ही उसके माता-पिता को या उसकी फैमिली बैकग्राउंड को कि वो कैसा था। मैंने तो कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की थी। बस उस दिन उसकी बातों में आकर मैं अपने गाँव से भाग आई थी, लेकिन मुझे भी वो पसंद था। सबसे बड़ी खूबी उसके अंदर यह थी कि वो एक अमीर इंसान था जो मेरे सारे सपने पूरे कर सकता था और फिर उसने मुझे खुद ही पसंद किया था। इसलिए तो मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उससे शादी कर ली और मेरी शादी को अब लगभग 20 दिन हो गए थे। हमारे गाँव में जब अमीर लड़के घूमने के लिए आते थे, तब मैं उनको देखकर यही सोचती थी कि इनमें से कोई एक अमीर लड़का हो जो मुझे भी पसंद कर ले और मुझसे शादी कर ले। मेरी हमेशा से यही चाह थी कि मेरी शादी भी शहर के किसी अमीर और हैंडसम लड़के के साथ हो। भगवान ने मेरी इस प्रार्थना को बहुत जल्द ही कबूल कर लिया था, लेकिन मुझे आज भी अपने माता-पिता की बहुत याद आती है। उनमें से किसी ने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। मैं भी उनसे बात करती तो किस मुँह से करती, क्योंकि मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था। मैंने अपने माता-पिता का दिल दुखाया था, पर मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। गाँव से शहर आते समय मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था और मैं रास्ते में यही सोच रही थी, क्या मैंने रोहित के साथ आने का फैसला सही भी किया था या नहीं? मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया था यहाँ आने के बाद। मेरे तो पैर ज़मीन पर ही नहीं थे। कुछ दिन तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब जो मेरा पति मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा था, इस बीच हम दोनों के बीच थोड़ी बहुत नोक-झोंक भी शुरू हो गई थी। वो भी सिर्फ़ इस वजह से कि मैं उसके दिए हुए जेवर को कहीं पहन कर ना जाऊँ, और उन्होंने मुझसे इस बात से साफ़ इनकार कर दिया था। मैंने खुद को ठंडे दिमाग से समझाया कि मुझे उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए और जो भी बात थी सुकून से करनी चाहिए थी। यही मेरे लिए बेहतर होगा, इसलिए मैंने उनसे लड़ाई करना ठीक नहीं समझा। उस दिन तो मैं शादी में नहीं गई थी, लेकिन आज हमें कहीं दूसरी जगह से इनविटेशन आया हुआ था। आज भी मेरी अपने पति से इसी बात पर बहस हुई थी, पर मैंने खुद को जैसे-तैसे समझा लिया था और फिर हम दोनों पति-पत्नी शादी में चले गए थे। यह दिन तो अच्छे से गुज़र रहा था और मैंने इस बात का बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपने पति के साथ झगड़ा करके अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खराब नहीं करना चाहती थी। बड़ा-सा घर, बड़ी-सी गाड़ी, जो भी मैं अपने पति से माँगती हूँ, वह सब कुछ मुझे मिल जाता था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर से वही मामला हो गया था। थोड़े दिनों के बाद मैं बाज़ार जाने के लिए तैयार होने लगी, तो मैंने सोचा कि अपने कानों में सिंपल से गोल्ड की इयररिंग्स पहन लेती हूँ। मैंने तो पहले एक अच्छी-सी साड़ी निकाली और उसके साथ अच्छा-सा मेकअप करके अच्छी तरह से तैयार होकर घर से बाहर निकलने लगी। तभी अचानक मेरा पति घर के अंदर आ गया और मुझसे कहने लगा कि तुम इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो और तुमने ये गोल्ड के इयररिंग कान में क्यों पहने हैं? मैंने अपने पति से कहा कि ये तो सिंपल सी इयररिंग है, इसको पहनने में भी क्या समस्या है? मेरा पति कहने लगा कि मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम्हें जो कुछ भी पहनना है आर्टिफिशियल पहनना है। गोल्ड या डायमंड की कोई भी चीज़ पहनकर घर से बाहर नहीं निकलना। मुझे पता था कि मेरा पति कहेगा कि इन इयररिंग को उतार कर ही घर से बाहर जाओ। मैंने उनके कहने से पहले ही इयररिंग उतार कर उनके हाथ पर रख दिए थे। मगर मुझे हैरानी तब हुई थी जब मेरे पति ने मुझे बाजू से पकड़कर रोकते हुए कहा कि तुम ये अपनी नाक में गोल्ड की नोज रिंग पहनकर भी घर से बाहर नहीं निकल सकती। मैंने चिल्लाकर अपने पति से पूछा कि अब इस छोटी सी सोने की नथ में क्या परेशानी है? अब तो मैंने सारे ही जेवर उतार दिए हैं जिनके पहनने से आपको समस्या होती थी, लेकिन मैं अपनी नाक में छोटी सी नथ तो पहन ही सकती हूँ ना। पर पति ने साफ मना कर दिया। मेरा सारा मूड खराब हो गया था। मैं चुपचाप से घर के अंदर आ गई थी। अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आने लगा था।
मुझे लगने लगा था कि मैंने रोहित से शादी करने के बाद बहुत बड़ी गलती कर दी। रोहित के अंदर सारी बातें बहुत अच्छी थीं, मगर जहाँ ज्वेलरी की बात आती थी, वो यहाँ पर मुझसे बहुत बहस पर अड़ जाता था और किसी भी हाल में मुझे ज्वेलरी पहनकर घर से बाहर नहीं निकलने देता था। पता नहीं वो ऐसा क्यों करता था? मैं यही सब कुछ सोच-सोच कर परेशान हो रही थी। अगर उसे जेवर से इतनी ही प्रॉब्लम थी, तो फिर वो मुझे हर दूसरे-तीसरे दिन कोई ना कोई सोने की चीज़ क्यों लाकर देता था? मेरे पास बहुत सोना इकट्ठा हो गया था। मेरा पति मुझे हर दूसरे-तीसरे दिन सोने का नया सेट या कोई अंगूठी लाकर दे दिया करता था, पर उनको पहनने की इजाज़त नहीं देता था। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता था कि वो मुझे जब ये सब कुछ पहनने नहीं देता, तो फिर लाकर ही क्यों देता है? मैं जब अपने पति से इस बात पर बहस कर उतर जाती, तो वे कहते कि अगर तुम इन सबको पहनकर बाहर गई, तो तुम नहीं जानती कि तुम्हें कितना बड़ा खतरा हो सकता है और ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें भी खुलकर कुछ नहीं बता सकता। मुझे लगा कि मेरे पति को शहर में होने वाली चोरियों का डर है, क्योंकि मैंने सुना था कि शहर में चोरियां बहुत होती हैं, लेकिन कोई दिन दहाड़े तो हमें लूट कर नहीं ले जा सकता। चोर को अगर चोरी करनी होगी तो वो हमारे घर से भी आकर हमारा सारा जेवर चोरी करके ले जा सकता है। जरूरी तो नहीं था कि जब मैं घर से जेवर पहनकर निकलती तभी वह चोरी होने थे। मेरा पति घर में अपने माता-पिता से भी कोई बातचीत नहीं करता था। मैंने कई बार इस बारे में अपनी सास से पूछने की कोशिश भी की, पर वह मुझे किसी न किसी नई बात में उलझाकर मेरे दिमाग से इस सवाल को निकाल दिया करती थी। मेरी बाहर पढ़ने वाली नंद बहुत अच्छी थी। वो मुझसे कॉल पर बातें भी करती थी, मेरे हाल-चाल के बारे में भी पूछती थी। एक बार मैंने उसे इस सब के बारे में बता दिया था, तो वह भी थोड़ी कन्फ्यूज़ हुई थी, लेकिन उसने मुझे बताया था कि भैया मुझसे भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते। हालाँकि मैं उनकी इकलौती बहन हूँ। पर भैया के बर्ताव को आज तक कोई नहीं समझ पाया। आप बहुत लकी हो, जिसको भैया ने पसंद किया। मेरे भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो आपको सोने के जेवरात पहनकर घर से क्यों नहीं निकलने देते, इस बारे में तो मैं भी नहीं जानती, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रही हूँ। इसलिए मुझे घर के बारे में कुछ नहीं पता। जितनी बात मेरी मम्मी-पापा से होती है, उतनी ही बातें मुझे पता होती हैं, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। मैं अपने पति से नाराज़ हो गई थी कि भला ये क्या बात हुई? मेरा पति जब रात को मेरे लिए सोने की कोई नई चीज़ लेकर आता, तो मैं अब उसे लेने से इनकार करने लगी थी। मैंने उनसे कह दिया था कि मैं ये सब सामान नहीं ले सकती, जब तक आप मुझे इसको पहनने की इजाज़त नहीं दे देते। मेरे पति मेरी इस बात पर खामोश हो गए थे और उन्होंने कहा कि सोनाली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस इस बात पर मजबूर हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस बात पर बहस बढ़े और हम दोनों का रिश्ता खराब हो जाए। देखो, मैंने तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई से ये सारा जेवर बनवा कर दिया है। इसको तुम अपने पास सँभाल कर रखो, ये मुश्किल वक़्त में हमारे लिए काम आएगा। मैंने अपने पति से कहा, मेरे पास काफ़ी सारा जेवर इकट्ठा हो गया है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। और फिर आपकी मम्मी का भी काफ़ी सारा ख़ानदानी जेवर था जो उन्होंने मुझे दे दिया। मेरा पति कहने लगा कि वह ख़ानदानी जेवर नहीं था, वह मैंने ही उनको अपनी मेहनत की कमाई से ला कर दिया था। उनके पास भी सोने के जेवरात ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए उन्होंने थोड़े से तुम्हें दे दिए। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि आखिर मेरा पति ऐसा क्या काम करता है कि वह हर दिन नई सोने की चीज़ लेकर आता है। मुझे तो देता ही है, साथ ही साथ उसने अपनी माँ को भी जेवर इतना बनवाया हुआ है। मुझे कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। मैंने इस बारे में अपने पति से पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब है कि मैं क्या काम करता हूँ? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने कहा, मैं तो आप पर बहुत भरोसा करती हूँ, तभी तो आपके साथ यहाँ पर आ गई हूँ। मेरे पति ने कहा कि बस इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुज़ारती रहो। मैं अपने पति से नाराज़ थी। मेरे ससुराल का घर बहुत बड़ा था, बल्कि एक पूरा बंगला था। इस घर में हर सुविधा मौजूद थी। मेरे पति ने मुझे एक सोने का सेट दिया और कहने लगा कि मैं तुम्हें हमेशा रानी बनाकर रखूँगा। बस तुम जब भी घर से बाहर जाओगी, तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मुझे अपने पति की ये शर्त बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी कि आखिर इसके पीछे उनका क्या मतलब है। उन्हें किसी से समस्या थी या किसी से डर था? यह तो मैं नहीं समझ पाई थी। पता नहीं वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे थे और मेरे सामने ऐसी अजीबो-गरीब शर्त क्यों रख रहे थे। मैंने सोचा था कि मैं अपने पति की आदत के बारे में अपनी सास से दोबारा से बात करती हूँ, और अब की बार मैंने ठान लिया था कि वो मुझे टालने की कोशिश करेंगी तो मैं उनकी बातों में नहीं आऊँगी और अपने सवाल का जवाब उनसे लेकर ही रहूँगी। मैं अपनी सास के कमरे में उनसे मिलने गई तो वह अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। मुझे एक नौकरानी ने बताया कि वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई हैं और 2 दिन के बाद ही वापस आएँगी। उन्होंने मुझे कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा मोबाइल साइलेंट था, इसलिए वो नौकरानी से कहकर चली गई थी। नौकरानी मुझे उनके बारे में बता दे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि इस बार मैं किससे बात करूं और कैसे पता करूं, कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूं। ऐसे तो मैं अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी।
मेरे पति की ये बहुत अजीब हरकत थी कि वो मुझे एक-एक चीज़ देकर मेरा मन ललचाता रहता था और फिर उसी चीज़ को मेरे मन से दूर करने की कोशिश भी करता था। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि रोहित आखिर क्या काम करता है। कहने को तो उसने मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी थी, मगर फिर भी मैं इस शर्त के साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकती थी, क्योंकि मुझे इन सब की वजह पता नहीं थी। एक रात मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी अचानक घबराकर मेरी आँख खुल गई, क्योंकि मेरे पति के नंबर पर रात के 2 बजे अचानक किसी की कॉल आई थी। मेरे पति ने कॉल रिसीव की और धीमी आवाज़ में बात करने लगे। मेरे पति को नहीं पता था कि मैं उनकी कॉल आने पर जाग गई हूँ। मैं ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे मैं अभी भी गहरी नींद में सो रही हूँ और मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पति किसी से कह रहे थे कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज मैं नहीं आ सकता, कल किसी बड़ी जगह हाथ मारेंगे। और फिर इसके बाद मेरे पति ने ना जाने 5 मिनट तक धीमी आवाज़ में क्या बात की थी, उसके बाद कॉल कट कर दी। मेरा पति सो गया था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे पति के पास रात के समय किसका फ़ोन आया था और वह इस तरह की बातें क्यों कर रहे थे। मैं सो गई थी, लेकिन मैं सुबह भी इसी बात को सोच-सोच कर परेशान हो रही थी। अगली रात फिर से अचानक रात के समय मेरी आँख खुल गई थी, लेकिन मैंने जैसे ही अपने बिस्तर पर पलटकर देखा, मेरा पति बिस्तर पर मौजूद ही नहीं था। मुझे लगा कि शायद वो वॉशरूम में होंगे, लेकिन वो वॉशरूम में नहीं थे। मेरा पति क्या करता फिर रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा पति बिस्तर पर मौजूद था। और फिर दोपहर के टाइम पर उन्होंने मुझे एक सोने की चेन गिफ्ट की थी, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। मेरा पति ये सोने की चैन कब लेकर आया था? मैंने अपने पति से कहा कि आपने ये गिफ्ट मुझे रात को क्यों नहीं दिया? तो वे कहने लगे कि रात में तुम्हें ये देना भूल गया था, इसलिए अभी रख लो और खुश हो जाओ, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब धीरे-धीरे ना जाने क्यों मुझे रोहित पर शक होने लगा था। इतना सोना तो किसी भी अमीर इंसान के पास नहीं होता, जितना मेरे पति के पास आ रहा था। पता नहीं क्या मामला था और फिर रात को उनके इस तरह से घर से गायब होना मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी 2 रातें और गुज़र गई थीं। ना तो अब मेरे पति घर से बाहर गए थे और ना ही इन दिनों में उन्होंने मुझे कोई गिफ्ट दिया था। लेकिन एक दिन मेरे पति चोरी-चुपके किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं दोपहर को आ जाऊँगा अपना हिस्सा लेने के लिए। देखो, मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना भी हिस्सा है वह सब मेरी पत्नी के पास जमा होता रहे। उसके बाद मैं अपनी पत्नी के लेकर विदेश चला जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारी चोरी एक ना एक दिन सारे लोगों के सामने पकड़ी ही जाएगी। तो मैं अपनी पत्नी की नज़रों में गिरना नहीं चाहता। यहाँ जो कुछ भी है वह सब इन लोगों का है और इन लोगों का मुँह तो मैंने बड़ी मुश्किल से बंद किया है, लेकिन अगर सोनाली को कुछ भी पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं उसे गाँव से बहुत बहला-फुसलाकर अपनी बातों में लेकर उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। बेचारी अपने माता-पिता को छोड़कर मेरे साथ यहाँ पर रह रही है, लेकिन हर रोज़ वो मुझसे सवाल करती है। मैं उसे ये सामान गिफ्ट तो करता हूँ, लेकिन वो इस सब में से किसी भी चीज़ को पहन नहीं सकती, क्योंकि उसे मैंने मना किया हुआ है। ये सारी बातें सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। आखिर वो सब किस तरह की बातें कर रहे थे? आखिर वे ऐसा क्या करते हैं? मुझे तो अब अपने पति पर शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन हो गया था, मेरा पति ज़रूर कोई गलत काम कर रहा है। मैंने अब अपने पति पर नज़र रखना शुरू कर दी। मैं रातों को भी अपने पति पर नज़र रखती थी, पर मेरा पति इन 2-3 दिनों में कहीं पर जा ही नहीं रहा था और मेरी सास भी अभी तक नहीं आई थी। मेरे ससुर, वह भी मेरी सास के साथ ही गए हुए थे, लेकिन इन दोनों को अपने मेहमानों के यहाँ गए हुए इतना टाइम क्यों लग रहा था? अब तक तो लोगों को आ जाना चाहिए था। एक दिन मेरे पति के पास किसी की कॉल आई और मेरे पति ने कहा कि मैं आधे घंटे में आता हूँ। मुझे अपने पति का पीछा करने का अच्छा मौका मिल गया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं अपने पति के पीछे जाकर देखूँ कि आखिर ये सब क्या मामला है। मेरा पति घर से निकल गया, तो उसके तुरंत 5 मिनट बाद ही मैं भी उनका पीछा करते हुए घर से निकल गई थी। लेकिन ये बात बड़ी ही अजीब थी कि इतनी सारी कार होते हुए भी मेरा पति रिक्शा करके क्यों गया था? मैं अपने पति का दूसरे रिक्शे में बैठकर पीछा करने लगी थी। मेरा पति एक अजीब-सी जगह पर जाकर रुक गया था। मैं इस शहर के रास्तों को नहीं जानती थी, इसलिए मैं रिक्शे वाले पर निर्भर थी। मेरा पति रिक्शा से उतर गया था। मैंने अपना मुँह दुपट्टे से छिपाया हुआ था ताकि मेरा पति मुझे पहचान ना सके। मेरा पति एक छोटे से घर में चला गया था, वहाँ पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे। मैंने घर के अंदर झाँक कर देखा तो वह सब लोग मेरे पति के आने का ही इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने कुछ ऐसा किया जिसको देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन लोगों ने बहुत सारा सोना निकाला। मैं देखकर हैरान हो गई थी कि इतना सोना इन लोगों के पास कहाँ से आया। आज मैं अपने पति के मुँह से उसकी सच्चाई को जानना चाहती थी कि आखिर मामला क्या है और इतना सोना कहाँ से आया? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन लोगों ने उसमें से थोड़ा-सा सोना निकाल कर मेरे पति को दे दिया और कहा कि तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल चुका है, तुम जा सकते हो। मेरे पति ने कहा कि पुलिस वालों को भी तो पैसे देने होते हैं।
पुलिस वालों को पैसे तुम खिला देना क्योंकि हर बार मैं ही पुलिस को पैसे देकर उनका मुँह बंद करवाता हूँ और फिर अपने हिस्से में से मुझे ही पुलिस वालों को देना पड़ता है। उन आदमियों ने मेरे पति को कुछ समझाया और फिर मेरा पति वहाँ से बाहर निकल आया। मैं समझ गई थी कि मेरा पति क्या काम करता है। मैं चुपचाप से घर को वापस आ गई। जब मेरा पति घर आया तो मैं उसके सामने खड़ी हो गई और मैंने सवाल कर दिया था। मेरा पति मुझे देखकर चौंक गया था कि मैं उससे किस तरह का सवाल पूछ रही हूँ। मैंने अपने पति से कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम ये सोना कहाँ से लेकर आ रहे हो, इसलिए तुम्हें अब कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पति मेरे सामने शर्मिंदा हो रहा था, फिर उसने मुझे वो बात बताई जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे पति ने बताया कि दरअसल यह बंगला उसने सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए किराए पर लिया था और वह लोग उसके माता-पिता नहीं हैं बल्कि उसका तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है और जिस लड़की से मैं फ़ोन पर बातें करती थी यानी मेरे भाई की बहन, वो दरअसल मेरे पति के दोस्त हैं। ताकि मुझे पूरा यकीन हो जाए कि यह फैमिली रोहित की है। रोहित ने ऐसा मुझसे शादी करने के लिए किया था। रोहित के पास काफ़ी सारा सोना है पर वो उसको बेच नहीं सकता क्योंकि वो सारा सोना बैंक से चोरी किया गया है। उसका पूरा ग्रुप बना हुआ है। ये सब लोग बैंक में चोरी करते हैं और वहाँ के लॉकर में रखा हुआ सारा सोना चोरी कर लेते हैं। पुलिस अभी तक इन लोगों को पकड़ नहीं पाई क्योंकि यह लोग नकाबपोश चोर हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हुई। मेरा पति और उसके ग्रुप के लोग किसी भी दिन पुलिस के हाथ लग जाएंगे। मेरा पति हमारे गांव के सेठ के यहाँ गया था और जब उसने गांव में मुझे देखा था तब वह मेरा दीवाना हो गया था। लेकिन वह तो पहले से ही चोर है। उसने मुझे अपनी बातों में ले लिया और मेरी खातिर उसने इस बंगले को और नकली माता पिता को अरेंजमेंट कर लिया ताकि मैं उससे शादी कर लूं और उसके साथ यहाँ पर रहूं। यही वजह थी कि वह अपने नकली माता-पिता से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। तभी तो उसके नकली पेरेंट्स ने मुझे इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया था। और जो लड़की मुझसे फ़ोन पर बातें करती थी, वो उसकी बहन नहीं थी बल्कि उसकी दोस्त थी। मुझे रोहित जेवर पहनकर घर से बाहर निकलने के लिए इसलिए मना करता था ताकि कोई जेवरों को पहचान न सके क्योंकि इससे वो पकड़ा जा सकता था। रोहित बहुत चालाक इंसान था। उसने मुझे शादी के 2 महीने तक बेवकूफ़ बनाया। अब उसके पास काफ़ी सारा जेवर इकट्ठा हो गया था और उसने जो अपने नकली माता-पिता बनाए थे, उनको भी उसने चोरी किया हुआ ये सामान गिफ्ट किया था ताकि वो लोग उसकी बातों में आ जाएँ और उसके माता-पिता बनने की एक्टिंग करें। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये चोरी का माल है, तब उन्होंने अपना सारा जेवर मुझे दे दिया और खुद यहाँ से बहाना बनाकर चले गए। उन लोगों के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो पुलिस में रोहित और उसके ग्रुप की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते क्योंकि रोहित बहुत खतरनाक है और उसने उन दोनों को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी, इसलिए वो लोग बहाना बनाकर यहाँ से भाग गए। रोहित नहीं चाहता था कि मुझे इन सब के बारे में पता चले, लेकिन मैं अपना काम कर चुकी थी। जब मैं रोहित की सच्चाई देखकर घर आई थी तो घर आते ही मैंने सबसे पहले पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। थोड़ी ही देर में घर पर पुलिस पहुंचने वाली थी। रोहित ने कहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और आधे से ज्यादा झूठ उसने मुझे पाने के लिए ही बोला था। वह मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने अपना काफी सारा सोना इकट्ठा कर लिया था और मुझे विदेश लेकर जाना चाहता था ताकि वो यहाँ का सोना वहाँ बेचकर मेरे साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार सके और मुझे किसी चीज के बारे में कभी कुछ खबर ही ना हो कि वह क्या करता है। लेकिन भगवान का शुक्र था कि मुझे उस पर शक हो गया था। मुझे नहीं पता था कि रोहित इतना घटिया इंसान है। पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया था और साथ ही साथ उसके ग्रुप के सारे लोग भी अरेस्ट हो गए थे। बैंक में डकैती डालते थे। पुलिस वालों ने मुझे इनाम देने का फैसला किया था लेकिन मैं किसी इनाम को नहीं लेना चाहती थी बल्कि मैं तो इतना चाहती थी कि मेरे माता-पिता मुझे माफ़ कर दें और मुझे वापस अपने पास बुला लें। मैं अपने उसी गाँव में और सिंपल ज़िंदगी में बहुत खुश थी। रोहित की सच्चाई जानने के बाद मुझे ये बंगला, रुपया, पैसा और ये शहर बहुत बुरा लगने लगा था। मैंने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की थी कि मैंने जो गलती की है आप लोग चलकर मेरे पेरेंट्स को मना लें, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। एक लेडी पुलिस ऑफिसर मेरे साथ गाँव चली गई थी और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मना लिया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स को इस बात पर बहुत खुशी हुई थी कि मैंने ऐसे चोरों को पकड़वा कर अच्छा काम किया। लेकिन इससे पहले वो लोग मुझसे बहुत नाराज़ हो रहे थे क्योंकि मैं उनकी इज़्ज़त को रौंद कर शहर गई थी। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। मेरे भाग्य में जहाँ पर मेरी शादी होनी होगी हो जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस तरह से मैंने रोहित पर भरोसा करके अपनी आँखों पर पट्टी बाँध ली थी, इस तरह से आप लोग बिल्कुल भी ना करें और किसी भी अनजान इंसान पर भरोसा ना करें। उसके बारे में सारी जाँच-पड़ताल करें, उसके बाद ही उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारने का फ़ैसला करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफ़िकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।